इन प्रयास डिजिटल मंच आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो कि हम सब उसको देख रहे हैं और ये काफ़ी सरप्राइज्ड है। हालांकि इस आपदा का तो हम सामना करते ही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी अभी जो बंगाल की खाड़ी से जो साइक्लोन जिसका नाम है दाना, यह जो दाना साइक्लोन है यह बंगाल की खाड़ी से किधर की तरफ बढ़ रहा है। यह बांग्लादेश से होते हुए गौर करिए ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कोस्टल रीजन्स पर और आंध्रा के कोस्टल रीजन्स पर और तमिलनाडु के कोस्टल रीजन्स पर अफेक्ट करने की स्थिति में है। अभी आप जान रहे हैं कि ये जो इसका नाम है दाना, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका नाम दाना है। और दाना ये जो नाम है ये किस के द्वारा दिया गया है, तो ये दाना नाम कतर के द्वारा दिया गया है। ये देखिए सऊदी अरबिया पेनिनसुला पर एक कतर देश है, एक कतर देश है, इसी के द्वारा नाम दिया गया है। कारण कि आप जानते ही हैं कि जो नामकरण किया जाता है ये नामकरण ग्रुप कंट्रीज के द्वारा किया जाता है, समूह के देशों के द्वारा किया जाता है। और जैसे अरबियन सी में जो साइक्लोन आते हैं, बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन आते हैं, ये साइक्लोन का नामकरण अलग अलग देशों के द्वारा किया जाता है। भारत के द्वारा भी नाम दिया जाता है, अन्य देशों के द्वारा भी नाम दिया जाता है जो गल्फ कंट्रीज के हैं, जो अरबियन सी से रिलेटेड हैं, जो बे ऑफ बंगाल की जो परिधि से रिलेटेड है। तो ये जो साइक्लोन है, चक्रवात है दाना, यह जो दाना चक्रवात है जिसका नामकरण कतर के द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है उदार। लेकिन दोस्तों ये उदार नहीं है, ये काफ़ी खतरनाक है और यह खतरनाक रूप लेते जा रहा है। इसकी जो दिशा है यह भारत के पूर्वी तट पर बनी हुई है और आप जान रहे हैं कि इसके चलते इसका जो स्पीड बताया जा रहा है, इसका स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझिए कि अगर 55 किलोमीटर तक का स्पीड होता है तो आंधी का होता है, और उसके बाद में चक्रवात का रूप ले लेता है और 73 किलोमीटर की स्पीड से जब ज़्यादा विंड की स्पीड होती है तो यह हरिकेन के समान होने लगता है। तो बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाला चक्रवात दाना है, यह जो दाना चक्रवात है, यह दाना चक्रवात अभी पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में कोहराम मचा रखा है। इससे क्या हो रही है, थंडरिंग और लाइटिंग हो रही है और टोरेंशियल रेनफॉल हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, फ्लड की स्थिति आ गई है। यहाँ तक कि इसका प्रभाव आंध्रा और तमिलनाडु के रीजन्स में भी फ्लड की स्थिति को पैदा कर दिया है, जिसके चलते जितने भी फिशरमैन के विलेजेज हैं उन विलेजेज से लोगों को खाली करा दिया गया है, इवैक्यूएट करा दिया गया है। यहाँ तक कि कोस्टल गार्ड की जो टीम है काफ़ी मशक्क़त कर रही है कि कोई भी ऐसा न हो जिसका कि लाइफ डेंजर की स्थिति में आ जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दाना है ये दाना ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ है। अब आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो प्लेस होता है वो 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक, 5 डिग्री टू 20 डिग्री तक दोनों गोलार्ध में होता है, नॉर्थ हेमस्फीयर में होता है, साउथ हेमस्फीयर में होता है। अब यहाँ पर ये जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये ईस्टर्न कोस्ट कंटिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर क्या करता है, अटैक करता है। कारण कि इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा ईस्ट से वेस्ट होती है। अब सवाल होता है कि ये दाना का प्रभाव पूर्वी तट पर क्यों ज़्यादा हो रहा है। पूर्वी तट पर इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि इस समय यह जो चक्रवात है यह रिट्रीटिंग मानसून के दिशा के द्वारा, जो लौटती हुई मानसून है इस समय, जो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक का पीरियड होता है, इसकी भी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। और इसी समय गौर करिए जो पूर्वा पवन है उत्तरी गोलार्ध की, उसकी भी दिशा उत्तर पूर्व से क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो इसका प्रभाव ये क्या कर रहा है, इस चक्रवात को ईस्टर्न कोस्ट पर लाने में मदद कर रहा है, इसमें गतिशीलता हो रही है। यही कारण है कि ये दो दाना चक्रवात है, यह चक्रवात भारत के पूर्वी तट को प्रभावित कर रहा है। यह जो चक्रवात है यह अरबियन सी में उत्पन्न नहीं हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता है? कारण कि इन हवाओं के द्वारा, रिट्रीटिंग मानसून के द्वारा और ईस्टर्ली विंड के द्वारा जो नॉर्थ हेमस्फीयर से चलती है, इसके द्वारा ये निष्क्रिय हो सकता है, इसकी स्पीड प्रभावित हो सकती है। हालांकि बे ऑफ बंगाल में अगर कहा जाए तो ये हर साल चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इसका भी कारण क्या है? कारण कि बे ऑफ बंगाल में उत्पत्ति होने का कारण, और ये भी अक्टूबर और नवंबर के ही महीने में होने का कारण क्या है? कारण कि जैसे ही सन उत्तरी गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद में जो बंगाल की खाड़ी का सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कि तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ है, एक तरफ वाटर बॉडी से खुला हुआ है जो कि हिंद महासागर से। अब ये तीन तरफ स्थल से जो घिरा हुआ है, यहां पर सिचुएशन है कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन है वह सन के रेज को प्राप्त करते करते क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है, जिसको कि कम से कम 4 से 6 महीना लगते हैं, और यही अक्टूबर का महीना होता है। ऐसे तो सन का मूवमेंट उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, 21 मार्च के बाद ही आ जाता है। ये इक्वेटर है, 21 मार्च के बाद ही, 21 मार्च के बाद में आपको बे ऑफ बंगाल के जो बॉटम लेवल है वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, और मार्च से लेकर के करीब करीब सितंबर तक पूरा गर्म होते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट आता है और वाटर लेवल का विस्तार होता है, तो यही जो मूवमेंट है, वाटर साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर है, जो जल का चक्रीय भंवर है, यह जल का चक्रीय भंवर गौर करिए जब बनता है, और इन हवाओं के द्वारा इस भंवर को कहां पर पहुंचा दिया जाता है, आसानी से पहुंचा दिया जाता है भारत के पूर्वी तट पर। तो ये तो हर साल होता है, लेकिन अभी जो इस बार दाना चक्रवात का एडवेंट है, आगमन है, ये बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है, जिसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा बताई जा रही है। तो गौर करें, इस तरह से लोगों को क्या कर दिया गया है, लोगों को करीब करीब लाखों लोगों को अगर देखा जाए तो 3 से 4 लाख लोग आपको उड़ीसा और आंध्रा के कोस्टल रीजन से हटाए गए हैं। कारण कि जो फिशरमैन हैं उनके काफ़ी अधिकतर जो गांव हैं वो खाली करा दिया गया है। तो इस तरह की स्थितियां हैं जो कि ये बनी हुई है। अब सवाल होता है कि क्या ये स्थितियां ग्लोबल वार्मिंग भी प्रभाव डाल रहा है क्या? हाँ माय डियर, ग्लोबल वार्मिंग भी प्रभाव डाल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है, जो सी बॉटम है उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है तो गौर करिए क्या होगा कि वाटर लेवल का जो लेवल है वह बढ़ जाएगा, जैसा कि अरब सागर में बढ़ा हुआ था और 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर भी साइक्लोन की स्थिति निर्मित हो गई। लेकिन अरब सागर में जो साइक्लोन की स्थिति निर्मित होगी तो गौर करिए ये कब होगी, क्लाइंबिंग मानसून के दौरान ही हो सकती है और प्रभावी होगा, और नहीं तो गौर करें यहाँ पर जो सितंबर और अक्टूबर में जो टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून और जो ईस्टर्ली विंड है इसके द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है, स्पीड को प्रभावित कर दिया जाता है और दिशा को रोक दिया जाता है। तो आज ये देखना है कि ये जो दाना है, दाना का प्रभाव क्या रहेगा। तो आप जान लीजिए कि कोस्टल रीजन्स पर तो तबाही करता है, लेकिन लैंड क्षेत्र में भी 100 से 200 किलोमीटर की एरिया में क्या होता है कि वहाँ का भी जो मौसम है काफ़ी प्रभावित हो जाता है, जिससे कि टोरेंशियल रेनफॉल होना शुरू हो जाता है, लाइटिंग और थंडरिंग की स्थिति होती है। हवा के तेज चलने से क्या होने लगता है, ट्रीज आर बिकमिंग अपरूटेड, जो पेड़ हैं वो जड़ से उखड़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, लैंड पार्ट पर भी कोस्टल रीजन से 200-300 किलोमीटर की जो दायरे में है वो भी तबाह होते हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, फ्लड रीजन तो कोस्टल रीजन्स पर आता ही है। कोस्टल रीजन्स पर बुरी तरह से क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया जाता है। जो दाना की स्थिति है, लग रहा है कि अभी जो कोस्टल रीजन्स का जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि दीघा का जो क्षेत्र है, जहां उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल में जहां पर दीघा बीच है, वहां बीच के क्षेत्र पर अभी दाना का टक्कर होने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के टकराव से क्या स्थिति हो सकता है। यहाँ के टकराव से क्या होगा, वेस्ट बंगाल के साथ में जो बिहार का आपको किशनगंज, पूर्णिया और ये आपको सहरसा, मधुबनी, अररिया, कटिहार
और भागलपुर का क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होगा। इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा, तो इसका प्रभाव दरभंगा, समस्तीपुर और पटना तक भी प्रभावित होगा। उत्तरी बिहार का क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होगा। दक्षिणी बिहार में भी जो भागलपुर से सटे हुए हैं, जैसे बांका है, मुंगेर है और जमुई है, नवादा तक भी इसका प्रभाव रहेगा, गया तक भी हल्का फुल्का प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर यही स्पीड इसकी ज़्यादा हुई और स्टेइंग इसका हो गया तो गौर करिए इधर भी 300 से 500 किलोमीटर के दायरे में इसका प्रभाव बना रहेगा और करीब एक सप्ताह तक क्लाइमेट का जो वेदर का फिनोमिना है वह आपको खराब रहेगा। कारण कि एक सप्ताह तक जो मौसम में टर्बुलेंस है, मौसम में उथल पुथल है, वो देखा जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां बनती है। हाँ, अब सवाल होता है कि क्या दाना का ठहराव हो सकता है? हो सकता है। कारण कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं कोस्टल रीजन्स पर इसलिए ठहराव होता है कि जब तक मॉइस्चर इनके पास रहता है ये पूरा उस वहीं पर स्टेइंग करके क्या करते हैं, ये रेनफॉल करते हैं, वर्षा करते हैं। तो यदि इनका कमज़ोर नहीं पड़ा, ठहराव हो गया, ये स्पीड है इसका, तो ये 7 दिन तक गौर करें ये पूरे बिहार यहाँ तक कि यूपी के कुछ क्षेत्र इस चक्रवात से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अगर इसका ठहराव कम हुआ तो यहाँ पर इसका प्रभाव कम देखा जाएगा, 200 किलोमीटर के दायरे में ज़्यादा देखा जाएगा। कारण कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे जैसे लैंड में इंटर करते हैं मॉइस्चर कम होते जाता है, इसलिए कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए कमज़ोर होते जाते हैं, कारण कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ये वार्म वाटर बॉडी पर ही क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। कारण कि इनमें जो विंड्स का सर्कुलेशन होता है, ये विंड्स का जो सर्कुलेशन है वो वार्म की स्थिति में होता है, इसलिए मॉइस्चर खत्म होने के बाद में इंटीरियर पार्ट ऑफ द लैंड, भूमि के अंदर में इनका प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह से ये जो दाना का प्रभाव है, ये दाना तो अभी नामकरण किया गया है और ये ऐसे ही हर साल जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं या आपको पर्शियन की गल्फ में स्थिति उत्पन्न होती है, या आप ये देख लें कि गल्फ ऑफ ओमान में जो स्थिति होती है या गल्फ ऑफ अदेन में जो स्थिति होती है, यहाँ पर भी जो भी उत्पन्न होते हैं, जो भी साइक्लोन का जन्म होता है, साइक्लोन अटैक करते हैं, यहाँ पर भी भारत के द्वारा, अन्य देशों के द्वारा नामकरण किया जाता है। ये जो ग्रुप कंट्रीज है, ये ग्रुप कंट्रीज के द्वारा ऐसे ही नाम दिए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम अगले जो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट जो न्यूज़ है प्रयास के डिजिटल मंच पर आपको बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कंटेंट और इंटेंट दोनों रहते हैं, ताकि एक सामान्य व्यक्ति और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है इससे अपने नॉलेज को ठीक करे और देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके विषय में जानकारी करे। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रयास डिजिटल मंच पर आपका स्वागत तो है ही, लेकिन इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।